गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज की हमारी शीट है उसका टाइटल है द नीटी ग्रिटी। भाई नीटी ग्रिटी का क्या मीनिंग होता है? नीटी ग्रिटी का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट मैटर। हम कहते नहीं हैं कि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, उस सेंस में इस इडियम को हम यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट मैटर। ठीक है, आज की डेली डोज के अंदर बेसिकली था क्या? आज की डेली डोज के अंदर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। देखो, कुछ वोकैब भी थी, कुछ आपके इडियम फ्रेजेस भी थे और कुछ एरर स्पॉटिंग भी थी। कुल मिला के बात ये है कि लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आज की शीट से हो जाती। चलो एक बारी देखते हैं हम कि क्या क्या है इस डेली डोज के अंदर। ए पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन ए वैरायटी शो। भैया ऐसा नहीं होता, स्टेज पर जब कोई एक एक्टर परफॉर्मेंस देने वाला हो तो उससे पहले एक आदमी इंट्रोडक्शन करवाता है ना, कि अभी हमारे सामने ये कलाकार आ रहा है, ये ऐसे करेगा ऐसे करेगा। उस सेंस में जो आदमी वो इंट्रो करवाता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं कंपीर। कंपेयर भाई, जो वो उसका इंट्रो करवाता है उसे कहते हैं कंपेयर। इसके अलावा कुछ और वर्ड सीखने को मिले। एक वर्ड आपको सीखने को मिला क्रोनोबायोलॉजी। एक वर्ड आपको क्या सीखने को मिला जी? क्रोनोबायोलॉजी। देखो, क्रोनोबायोलॉजी ये तो बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना था, क्रोनो और बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है जी? बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी तो सब्जेक्ट भी होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्रोनो का मतलब होता है, क्रोनो का मतलब होता है जी आपका टाइम या फिर ऑर्डर। हम पढ़ते भी थे हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना। तो भाई क्रोनोबायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? देखो, टाइम के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आए उसे कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी। टाइम के साथ का क्या मतलब है? टाइम के साथ का मतलब है, ऐसा कई बार नहीं होता, हम कहते हैं सुबह 5 बजे हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, रात को 12 बजे बॉडी में डाइजेशन कम होती है। इस तरह से करते हैं ना कई बार। दिन के 12 बजे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, 3 बजे बीपी लगता है। तो जो इस तरह की स्टडी होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसे क्या कहते हैं जी? क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है? देखो, कोई म्यूज़ियम वगैरह होता है भाई, जहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह होगा वहाँ पर कुछ चीज़ें होगी, तो उन चीज़ों की देखभाली के लिए कोई ना कोई आदमी तो रहेगा। उस आदमी को कहते हैं क्यूरेटर। जो क्या करते हैं? म्यूज़ियम का इंचार्ज होता है। क्यूरेटर क्या होता है एक्चुअली में? इंचार्ज। एक इंचार्ज होता है। वेयर, कहाँ पर इंचार्ज होता है जी? इंचार्ज इन म्यूज़ियम, इन ए म्यूज़ियम, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आया वो आया सिफर। देखो, सिफर, इसकी तो हमने राइम बनाई ही थी। कहते हैं सिफर, पंजाबी में भी वर्ड होता है सिफर, मतलब पागल। जो व्यक्ति पागल है भाई, पंजाबी में सिफर का मतलब होता है पागल। जो पागल है उसकी कोई कीमत ही नहीं होगी। तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है वर्थलेस, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, बिल्कुल बेकार की वस्तु है वो एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बारी। नेक्स्ट कहते हैं द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। भाई, स्टैटिस्टिक्स की जो डेटा वगैरह होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? देखो, स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। आंकड़े नहीं होते, मोर्टेलिटी रेट होता है, बर्थ रेट होता है। कि भाई कई बार ग्राफ वगैरह देखते हैं, मैथ में भी देखते हैं, इस साल इतनी डेथ हुई, इस साल इतनी डेथ, इस साल इतनी डेथ, इस साल इतने बच्चे पैदा हुए, इतने न्यू बॉर्न बेबीज थे। उस तरह की जो स्टडीज़ होती है ना भाई, कहाँ जनसंख्या बढ़ी, कहाँ क्या हुआ, लिटरेसी रेट बढ़ा घटा, उस चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों? उस चीज़ को कहते हैं डेमोग्राफी। आप सब बच्चे अच्छे से जानते हो, ग्रामो का मतलब, ग्राफी का मतलब तो होता है जी राइट, और डेमो का मतलब हमने सीखा ही था पब्लिक। यानी पब्लिक को राइट नहीं, पब्लिक के बारे में जो चीज़ें हैं, जो उनका एक डेटा बेस है, उसे राइट करता है। उस स्टडी को क्या कहते हैं जी? उस स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर डेमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मुझे दिखा बच्चों फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट, देखो, इस फ्लोरिस्ट से आईएसटी से तो आप मिले हो, इस आईएसटी से आप मिले हो किससे? डेंटिस्ट में। इस आईएसटी से आप मिले हो साइंटिस्ट से। तो फ्लोरिस्ट वो होता है भाई जो फूल बेचता हो। फ्लोरिस्ट क्या होता है? वो होता है जो फूल बेचता हो। वन हु सेल्स फ्लावर। फ्लोरिस्ट वो बंदा है जी जो फूलों को बेचता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आया वो आया डेक्टिलोलॉजी। डेक्टिलोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है, देखो, डेक्टिलोलॉजी इसका मीनिंग होता है इशारों से अपनी बात को समझाना। कई बार हम उंगलियों से इशारा नहीं करते। मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने कहा कितने, उसने उंगली से इशारा कर दिया, दो फिंगर दिखा दिया, यानी 2000। तो उस तरह से जब हम फिंगर से इशारा करके कोई चीज़ बताएं, कोई इशारा करें, उस चीज़ को क्या कहते हैं जी? डेक्टिलोलॉजी। इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? अगर इसके मीनिंग की बात आए तो आप इसे कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ही तो है, किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स। भाई, इंडिविजुअल लेटर्स को या और किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो जी? रिप्रेजेंट कर रहे हो। इंडिविजुअल लेटर्स एंड
नंबर्स, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों जीनियोलॉजी। जेनियोलॉजी इसका क्या मतलब होता है? देखो लॉग का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। बायोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ बायो ऑर्गेनिजम्स। उसी तरह लॉग का मतलब होता है स्टडी, और जेनियोलॉजी मतलब एक जनरेशन की स्टडी करना, एक जनरेशन की स्टडी करना। जैसे ऐसा नहीं होता, कई बार एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की स्टडी की जाती है। भाई ये आदमी था एक, इसका बेटा ये था, फिर इसका बेटा ये था, फिर इसका बेटा ये था, फिर इसका बेटा, अब फाइनली ये बच्चा है, इसके दादा के दादा के दादा का नाम। उस तरह से हमने एक वंश की एक स्टडी ही तो की, एक वंशवाली का ही तो अध्ययन किया। उस स्टडी को बच्चों क्या कहते हैं? उस स्टडी को कहते हैं जी जेनेलॉजी। ठीक है, आगे पढ़े। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? द थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सनलाइट। भाई सनलाइट का इस्तेमाल आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो जी? थेरेपी के अकॉर्डिंग। थेरेपी नहीं होती क्या? कई बार हम कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, यानी एक थेरेपी के हिसाब से आप उस सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी हम बीमार हैं और हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं एक थेरेपी के लिए, ठीक होने के लिए। उस चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों? उस चीज़ को कहते हैं हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी। और यहाँ तो एक और रूट वर्ड दिखा जी, हीलियो। इस हीलियो का मतलब ही होता है बच्चों सनलाइट। इस हीलियो का मतलब ही होता है सनलाइट। आज के यूट्यूब के पोल में भी मैंने ये वर्ड डाला था। डेली यूट्यूब पे एक पोल होता है, उस पोल को किया करो, कुछ ना कुछ नया अच्छा सीखने को मिलेगा। तो भाई इस हेलियो का क्या मीनिंग होता है? सनलाइट। हेलियोथेरेपी का मतलब सनलाइट से मेरी थेरेपी हो रही है। यानी कई बार हम बीमार होते हैं, कहते नहीं है धूप वगैरह में बैठो ठीक हो जाओगे, विटामिन डी मिलेगा, उस सेंस में उस चीज़ के लिए हीलियोथेरेपी कहते हैं। और अब बच्चों अगर हीलियो एक रूट वर्ड था, अगर हीलियो एक रूट वर्ड था जिसका मतलब था जी सनलाइट, तो फिर मुझे तो एक और चीज़ दिमाग में आई कि भाई इस हीलियो से कुछ और वर्ड्स भी बने होंगे। इस हीलियो से एक और वर्ड निकल कर आया बच्चों, हीलियोग्राफी। क्या वर्ड आया जी? हीलियोग्राफी। ग्राफी से तो आप मिल चुके, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, और हीलियो मतलब सन, सन राइट। सनलाइट से कैसे राइट करोगे? तो बच्चों आपने बाहुबली फिल्म देखी थी क्या? बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा वो शीशे से एक दूसरे को इशारा करते थे कि उसकी सेना यहाँ है। तो उस तरह जैसे पुराने ज़माने में यूज़ नहीं करते थे, सनलाइट से आप किसी दूसरे बंदे को कोई मैसेज भेजते थे, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। हीलियोग्राफी का क्या मीनिंग हो गया जी? फिर इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ हीलियोग्राफी की, तो इंग्लिश में हीलियोग्राफी का मीनिंग क्या बना? इंग्लिश में मीनिंग बना टू सेंड ए मैसेज बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट से किसी को मैसेज भेजना, टू सेंड ए मैसेज, किसी को मैसेज भेजना बाय सनलाइट, उस तरह से अपनी बात कन्वे करना। और बच्चों अगर हीलियो एक रूट वर्ड था जी, अगर हीलियो एक रूट वर्ड था तो इससे तो कोई और वर्ड भी बनना था। इससे एक और वर्ड बन सकता था बच्चों, क्या? इससे एक और वर्ड बनता था जी हेलियोफिलिया। हेलियोफिलिया इसका क्या मतलब होता है? फाइल। इस फाइल का मतलब तो होता है बच्चों लव, आप सबको पता है लव, और इस हीलियो का मतलब होता है सनलाइट। तो इस वर्ड का मीनिंग हुआ लव टू सनलाइट। कई लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें धूप पसंद है, धूप में बैठना है, धूप में बैठ के अच्छा सा लगता है, उस चीज़ में ये, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ हो जाता है। तो आपने सीख लिया आज कि हेलियो एक रूट वर्ड था। ठीक है, इन्विजिलेटर से तो सभी जानते हो, इन्विजिलेटर का मतलब ही होता है भाई निरीक्षक, जो निरीक्षण कर रहा हो। एग्ज़ाम वगैरह में इन्विजिलेटर होता था, ये वही है। और याद कैसे करें जी? विजिल, इसके अंदर आपको वर्ड दिखा विजिल। विजिल से तो हम मिले थे अलर्ट, और इन मतलब इसके अंदर एक अलर्ट आदमी है, इसीलिए इन्विजिलेटर कहा उसको। लेक्सिकोग्राफर होता है जी जो डिक्शनरी वगैरह वर्ड्स वगैरह को कंपाइल करता है। हॉर्टिकल्चर होता है बच्चों फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की ग्रो उगाने वाली जो चीज़ें होती है भाई, उन चीज़ों को बोलते हैं बागवानी। हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड लगता है बागवानी। साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, भाई इसका क्या इंग्लिश में मीनिंग लगता है जी? इंग्लिश में इसका मीनिंग लगता है साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट या फिर वेजिटेबल, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आगे बढ़े। फोर्थ वर्ड कहता है जी द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ। थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, भाई इसका तो सीधा सा ही देख लेते हैं। लॉ, लॉ से ही तो वर्ड बनता है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरी कानून नहीं होता, कहते हैं ज्यूरी हैज़ टेकन दिस डिसीजन, ज्यूरिसडिक्शन। तो भाई इस ज्यूरी का मतलब ही होता है कानून। कोई कानून से कोई चीज़ ली, तो इसका आंसर यही था जी। इसके अलावा कुछ और वर्ड मुझे सीखने को मिले। ओडोंटोलॉजी, बच्चों इस डोंट का मतलब होता है टीथ। इस डोंट का क्या मतलब होता है जी? टीथ। इसका मीनिंग क्या होता है? जो उस तरीके में डेंटिस्ट वगैरह पढ़ाई नहीं करते क्या, कि दांत कैसे बनाया है, कितना कैल्शियम है इसके अंदर, कैसे बोन बनी है टीथ के अंदर, ये सारी चीज़ें होती है। यानी इस वर्ड का मीनिंग क्या आता है जी? इस वर्ड का मीनिंग आता है बच्चों साइंस। साइंस डीलिंग विद टीथ, साइंस डीलिंग विद
टिथ देयर स्ट्रक्चर, टिथ एंड देयर स्ट्रक्चर, उस साइंस को, उस पढ़ाई को क्या कहते हैं जी, डोंटोलॉजी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड आता है जी जॉकी। इस जॉकी का मीनिंग नाउन की तरह होता है घुड़सवार। घुड़सवार घोड़े की सवारी करता है जब कोई, उस व्यक्ति को क्या कह देते हैं जी, घुड़सवार कहते हैं। ठीक है, जॉकी कहते हैं इंग्लिश में। रियोटेरिक, भाई रियोटेरिक का मीनिंग होता है जी अपनी बात को अच्छे तरीके से कह पाने की एक कला। रियोटेरिक का मतलब होता है अपनी बात को अच्छे से कहने वाली एक कला। एक हिंदी में एक वर्ड आता है मेरे पास में, वाक्पटु कहते हैं ना। वाक्पटु मतलब उसके पास हर बात का जवाब है, वो जल्दी से अपनी बात को अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों में कह देता है। उस वर्ड को क्या कहते हैं जी, उस वर्ड को कहते हैं रियोटेरिक, यानी कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली। क्या मीनिंग है जी इसका, आर्ट ऑफ स्पीकिंग या फिर राइटिंग इफेक्टिवली, भाई प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को लिख सकता है या फिर कह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है जी, नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। भाई सीधी सी बात है, चट्टानों की प्रवृत्ति की, ये पत्थर, ये चट्टान बनी कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, उस साइंस को, उस स्टडी को क्या कहते हैं, उस स्टडी को कहते हैं हम पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। स्कल्पचर तो होता है जी मूर्तिकार। जूलॉजी, देखो लॉजी मतलब स्टडी और जू का मतलब होता है जी आपका एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी। सेफोलॉजिस्ट, एक और वर्ड दिखा जी, सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट का मतलब होता है इलेक्शन की स्टडी। इलेक्शन की स्टडी, भाई चुनाव वगैरह हो गए, कई बार एग्जिट पोल वगैरह नहीं दिखाते क्या, ये पार्टी जीतेगी, ये इतने वोटों से, कोई उस चीज़ का सर्वे करवा रहा है, उस चीज़ को कहते हैं ये सेफोलॉजिस्ट। क्या मीनिंग बना जी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आता है वो आता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ये वो फिजिक्स की वो ब्रांच है भाई जो साउंड से कंसर्न है, साउंड की स्टडी जहाँ होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक। ठीक है, बेल तो जो घंटी वंटी होती है वो है बेलो। बेलो का मतलब होता है जी चिल्लाना, बेलो का मतलब होता है जी चिल्लाना, या फिर यल, यल भी होता है चिल्लाना, स्क्रीम, चिल्लाएगा कोई, दुख से चिल्ला सकता है, गुस्से से चिल्ला सकता है, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। और बच्चों जो क्रो होता है वो कैसी आवाज़ करता है, वो काव काव की आवाज़ करता है ना, तो ये वही वर्ड होता है क्रो की वॉइस को क्या कहते हैं जी, काव काव, या कोई इरिटेटिंग वॉइस जो आपको इरिटेट कर रही है। ठीक है, तो ये थे कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, 24 वर्ड हमने इसके अंदर कर लिए हैं जी। एक बारी कुछ इडियम्स मैंने दी थी, कोशिश करते हैं इन्हें बिना ऑप्शंस के लगाने की भी, तो एक बारी देखते हैं क्या कहता है। देखो भाई सीधी सी बात है, एग्ज़ाम में टाइम बचाना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो मैं एग्ज़ाम में ये इतनी राम कहानी नहीं लिखता भाई। मुझे तो पता, इतनी राम कहानी में पढ़ता ही नहीं, मुझे तो पता था जी कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है। कट कॉर्नर का मतलब होता है भाई टू डू समथिंग क्विकली, किसी चीज़ को जल्दी से कर देना। क्या होता है जी, टू डू समथिंग क्विकली। तो आप भी ना इनका मीनिंग सीधा सीधा याद करो ताकि पेपर में टाइम बचे। पेपर में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है भाई। टू डू समथिंग क्विकली, कि किसी चीज़ को जल्दी से कर देना, उसे क्या कहते हैं जी, कट कॉर्नर्स कहते हैं। याद करने की बारी आई तो भाई इसको याद करने का कोई रट्टा नहीं है, सीधा सा ही याद कर लो। कट कॉर्नर, मैंने तो ऐसे याद करा था, मेरा कोई फ्रेंड मुझे कहेगा कट कॉर्नर, किसी कपड़े को कॉर्नर से काट दे, तो मैं तो बहुत जल्दी काट दूंगा क्योंकि बहुत आसान सा काम है, तो मैं उस चीज़ को क्विकली करूँगा। इस तरीके से मैंने याद किया था। ठीक है जी, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आती है जी, एट दी ड्रॉप ऑफ ए हैट। भाई एट दी ड्रॉप ऑफ ए हैट, एक मिनट, इसके अंदर कोई वोकैब तो नहीं रह गई भाई। एग्ज़ाम में इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं तो सीख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी वोकैब नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी कोई भी वोकैब नहीं थी। ये कहता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, बच्चों हैट क्या होती है, हैट होती है टोपी, और ड्रॉप का मतलब होता है जी गिराना। कहते भी है ना, ड्रॉप कर दी कोई चीज़, छोड़ दी कहीं, उसका मतलब होता है गिरा देना, अपनी पकड़ से उससे हटा लेना। तो एट द ड्रॉप ऑफ ई हैट, आप इमेजिन करो बच्चों, आप इमेजिन करो ये कोई बंदा है, इसके हाथ में एक टोपी है, ये इसे फर्श पे गिरा रहा है, तो टोपी कितनी देर में नीचे गिरेगी, बहुत देर में गिरेगी या जल्दी से गिर जाएगी, जल्दी से गिर जाएगी बच्चों। इसीलिए इस एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब ही होता है इमीडिएटली, कि भाई तुरंत ही कोई चीज़ हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या लगता है जी, इमीडिएटली, ये चीज़ एकदम तुरंत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। एंटीबायोटिक रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी पिक्ड द लो हैंगिंग फ्रूट, सो डिस्कवरिंग न्यू एंटीबायोटिक्स टू बैटल इन्फेक्शंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बच्चों आप मुझे एक बात बता दो,
पेड़ होता है ना, पेड़, ये कोई पेड़ है, इसके ऊपर फ्रूट यहाँ लगा है, ठीक है, तो उसे तोड़ना क्या है जी, मुश्किल है। और लो हैंगिंग, हैंग का मतलब होता है जी लटकना, और लो का मतलब नीचे, कोई फ्रूट यहीं पर लटक रहा है, तो उसे तोड़ना आसान है या डिफ़िकल्ट है? उसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसीलिए लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इजी हो। क्या मीनिंग होता है जी? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इजी हो, ऑब्वियस और इजी थिंग हो, जिसे हम आसानी से कर सकें। इसका मीनिंग ही होता है जी इजी थिंग दैट कैन बी डन क्विकली। इजी थिंग है भाई, आसान सी चीज़ है जिसे हम जल्दी से कर सकते हैं। दैट कैन बी डन क्विकली। कैसे कर सकते हैं जी इसको? क्विकली कर सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों। इसके अंदर कोई वोकैब थी क्या बताने वाली? कोई भी वोकैब नहीं थी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं भाई, व्हेन द रबर मेट दी रोड। व्हेन द रबर मेट दी रोड, भाई व्हेन द रबर मेट दी रोड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना। पुट एन आइडिया टू ए प्रैक्टिकल टेस्ट। आज तक मेरे दिमाग में कोई आइडिया था, लेकिन अब मैं उसे ज़मीन पे करने लगा हूँ, हकीकत से मैं रियलिटी में उसे एग्जीक्यूट करवाने जा रहा हूँ, उस सेंस में यूज़ होता है पुट एन आइडिया टू ए प्रैक्टिकल टेस्ट। भाई किसी आइडिया को आप क्या करोगे जी? प्रैक्टिकली टेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। याद करने की बारी आई तो इसको याद करना तो बच्चों बहुत ही आसान था। देखो कितना आसान सा था। व्हेन दी रबर मेट दी रोड, भाई मीट का मतलब होता है जी मिलना, और ये मेट वही थी, सेकंड फॉर्म थी मिलना। देखो रबर मेट दी रोड का क्या मतलब होता है? हमारे जो वैज्ञानिक है ना, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि वो एक ऐसी सड़क बनाए जो रबड़ से बनी हो। अभी हमारी सड़क कंक्रीट की होती है। मान लो कोई रबड़ की सड़क बना दे, उसके ऊपर एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक वाला बेचारा आदमी नीचे गिर गया, तो क्या उसे चोट लगेगी? क्या उसे बहुत कम चोट लगेगी। इसीलिए अगर ऐसी रोड बन गई तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो आइडिया आज तक दिमाग में है, प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं करा पाए। इसीलिए कहते हैं व्हेन दी रबर मेट दी रोड, भाई प्रैक्टिकली आइडिया कब होगा? इस तरीके से लिंक कर लिया करो। आगे देखते हैं जी, इसके अंदर कोई वोकैब है क्या बताने वाली? देखो इलोक्वेंट, इलोक्वेंट होता है जी अच्छा वक्ता, अच्छे तरीके से अपनी बात को कह देना। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है जी? अच्छा वक्ता या फिर अच्छे तरीके से अपनी बात को कह देना। अभी अभी हमने एक और वर्ड किया था इलोक्वेंट्स के जैसा ही, रियोटेरिक हमने वर्ड किया था ना जी, रियोटेरिक। तो बच्चों रियोटेरिक भी तो वही था जो अच्छे तरीके से अपनी बात को कह सकता है, ठीक है। एक वर्ड इसके अंदर बताने वाला था इलोक्वेंटली, अच्छे तरीके से या ढंग से अपनी बात को कहना, समझाना, मैंने बता दिया। अब देखते हैं इडियम, ड्राइंग ए ब्लैंक। ड्राइंग ए ब्लैंक, भाई मुझे एक पेपर दे दिया और इसके ऊपर कहा कि कोई ड्राइंग बना। मेरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है, तो मैं क्या उसके ऊपर ड्राइंग बना पाऊँगा? क्या नहीं बना पाऊँगा। मैं क्या करूँगा, उस पेपर को ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। जब मुझसे पूछेंगे बना रहे तो मैं कहूँगा हाँ बना रहा हूँ। एंड मैं क्या कर रहा हूँ? ड्राइंग ए ब्लैंक कर रहा हूँ। ड्राइंग ए ब्लैंक का मतलब क्या होता है जी? किसी चीज़ को कर ना पाना, भाई फेल टू फाइंड और रिमेंबर समथिंग। कोई चीज़ थी आपको मौके पे याद ही नहीं है, या आप उस चीज़ को बता ही नहीं पाए। क्या मीनिंग होता है जी? फेल टू फाइंड और रिमेंबर समथिंग। किसी चीज़ को भूल गए, आप याद ही नहीं कर पाए, मौके पे याद ही नहीं, उस सेंस में ये इडियम यूज़ होती है, फेल टू फाइंड और रिमेंबर समथिंग। नेक्स्ट इडियम देखते हैं जी, इसके अंदर कोई बताने वाला वर्ड है क्या? नहीं है। मेरे को इडियम्स का मीनिंग पता है, इसलिए मैं पूरी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। भाई इसको पूरा पढ़वाने का मतलब क्या है? एग्ज़ाम में ये लाइनें थोड़ी मिलेंगी, एग्ज़ाम में ये लाइनें थोड़ी मिलेंगी। एग्ज़ाम में तो आपको ये मिलेगा बोल्ड वाला, और आगे पीछे कोई और लाइन मिलेगी। तो हमें तो बेसिकली इसका मीनिंग याद करना है जी, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। मैं इसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे, ठीक है। देखें इडियम क्या है जी? इडियम आई जंप थ्रू होप्स। जंप थ्रू होप्स, इसका क्या मीनिंग होता है जी? इसका मीनिंग होता है भाई किसी मुश्किल काम को करना। इसका एग्जैक्ट हिंदी में अगर मैं मीनिंग बता दूँ आप, भाई इसका एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग हो गया कि मुश्किल काम करना है, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। तो इसका क्या मीनिंग लगाऊं जी? इसका मीनिंग हो सकता है गो थ्रू। गो थ्रू भाई किसी चीज़ से गुजरना। एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, किसी कॉम्प्लिकेटेड या फिर किसी मुश्किल चीज़ से आप गुजरते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कोई टारगेट अचीव करना है। भाई हम सारे बच्चे तैयारी करते हैं, 15-15 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो काम तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमें अपना टारगेट अचीव करना है। उसी सेंस में ये इडियम थी जंप थ्रू होप्स, भाई किसी मुश्किल चीज़ को करना, क्योंकि आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है।
कोई बताने वाला वर्ड इसके अंदर था नहीं। नेक्स्ट ईडियम के अंदर थी राइडिंग द ग्रेवी ट्रेन, इसके अंदर बताने वाला कुछ मिला जी, शोवलिंग ड्राइव वेज, शोवलिंग ड्राइव वेज। भाई इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, कहाँ गया शोवलिंग ड्राइव वेज, शोवलिंग ड्राइव वेज। भाई एक बात बताओ, आप खुद मुझे एक बात बताओ, शोवल एक वर्ब होती है, इस वर्ब का मतलब क्या होता है। देखो कई बार ऐसा नहीं होता, शोवल उस सेंस में यूज़ होता है यार, हिंदी में तो इसका वर्ड होता है बेलचा टाइप। कैसे समझाऊं, जैसे सड़क वगैरह पर बर्फ़ वगैरह जम गई, होता है ना ऐसा, एक आदमी आ रहा है जी, इसके हाथ में एक फावड़ा है और ये क्या करेगा, इस फावड़े की हेल्प से इस बर्फ़ को यहाँ से हटाएगा। उस सेंस में इस बेलचे को या इस काम को क्या कहते हैं जी, शोवल कहते हैं। तो यही तो कह रहा है, ये कह रहा है भाई जब से पॉल को पता लगा है ना कि वो पैसे कमा सकता है सर्दियों में कैसे, ड्राइव वेज का रास्ता, ड्राइव वेज का मतलब होता है जी रास्ता या फिर कोई रूट। भाई बर्फ़ वगैरह जम गई, वहाँ से बर्फ़ हटा के रास्ता बना दे, लोग उसको पैसे दे देंगे, तो तब से तो वो पैसे कमा रहा है। राइडिंग द ग्रेवी ट्रेन, राइडिंग द ग्रेवी ट्रेन, राइडिंग द ग्रेवी ट्रेन का मतलब होता है जी कम मेहनत करके भी पैसे कमा लेना, सक्सेस मिल जाना, एक्सपीरियंस करना प्रॉफिट को, पैसे को, सक्सेस को, और स्पेशली अनडिजर्व्ड, मतलब आप उस चीज़ के लायक नहीं हो, थोड़ी सी मेहनत करके भी आपको वो चीज़ मिल गई। तो इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है जी, इसका मीनिंग होता है बच्चों एक्सपीरियंस एक्सेसिव, ज़्यादा चीज़, एक्सपीरियंस एक्सेसिव इज़ सक्सेस या फिर प्रॉफिट। भाई उसको ना बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, और बेसिकली वो अनडिजर्व्ड है, वो उस चीज़ के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मिल रहा है। भाई अगले की तकदीर है, दे रही है साथ, उस सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, हाँ, कहाँ गया गेट बैक इनटू दी सैडल, गेट बैक इनटू दी सैडल का मतलब होता है जी एक बारी फेल हो जाने के बाद दोबारा प्रयास करना। कई बार ऐसा नहीं होता, हम किसी एग्ज़ाम वगैरह में रह जाएं, हमारा मन ख़राब होता है कि अब मैं नहीं करूँगा, होगा ही नहीं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं जी, थोड़े टाइम 1-2-3 महीना पढ़ाई छोड़ के दोबारा पढ़ने लगते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं। तो वही चीज़ है, एक बारी आपने छोड़ा उस चीज़ को क्योंकि आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, लेकिन अब आप दोबारा फील्ड में आ गए हो। बच्चों इसके अंदर ही तो गेट बैक दिखा रहा है, गेट मतलब दोबारा, सॉरी गेट मतलब आना और बैक मतलब दोबारा। गेट बैक इनटू दी सैडल मतलब मैं अब किसी चीज़ को दोबारा से क्या करने लगा हूँ जी, करने लगा हूँ। तो इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है टू मेक अनदर अटेम्प्ट, टू मेक अनदर अटेम्प्ट आफ्टर फेसिंग फेलियर, आफ्टर फेसिंग फेलियर। भाई फेलियर तो लाइफ में आता ही रहता है, हार से निराश नहीं होना होता, हार से कोई सबक लेके ज़िंदगी में दोबारा आगे बढ़ना पड़ता है। फिर भाई उठेगा वही जो कभी ना कभी गिरेगा, और जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना वो कुछ नहीं होता, वो एक फेलियर होता है जिसने एक आखिरी अटेम्प्ट किया था। पहले प्रयास में किसी को सफलता नहीं मिलती, आप भी जानते हो, इतनी तैयारी के बाद जॉब मिलती है। तो भाई अटेम्प्ट करते रहो, मेहनत करते रहो, हार मत मानो, ये इस इडियम का मीनिंग है, टू मेक अनदर अटेम्प्ट आफ्टर सफरिंग ए फेलियर। फेल हो जाने के बाद दोबारा से प्रयास करना और दुगनी हिम्मत और हौसले के साथ। ठीक है, आगे बढ़ें। भाई इसमें एक वर्ड है बुली, बुली का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना, किसी को टोंट करना, इस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। क्या जी, बुली। क्या कहता है, कहता है काइल हैड बीन बुलीड एवर डे अंटिल कार्टर द कैप्टन ऑफ द रेसलिंग टीम टुक हिम अंडर हिज विंग। अंडर हिज विंग का क्या मतलब होता है, विंग का क्या मतलब होता है, विंग का मतलब होता है जी पंख। बच्चों विंग का मतलब होता है पंख। मान लो ये दो पक्षी हैं, ये इसके पंख हैं, ये इसके पंख है जी। ये एक छोटा सा पक्षी है, इसके पंख के नीचे है, ये छोटे वाला पक्षी जो है भाई कहाँ है, ये छोटे वाला पक्षी जो है मेरा, छोटे वाला पक्षी इस बड़े पक्षी के पंखों के नीचे है, यानी ये इसकी देख रेख में ही तो है, इसकी निगरानी में ही तो है। अंडर हिज विंग का मतलब ही होता है जी क्या, टू हेल्प, किसी की मदद करना, किसी को टीच करना या किसी की केयर करना ऑफ समवन। और जनरली आप किसकी करते हो, जो आपसे छोटा है, छोटा एज में भी हो सकता है या भाई एक्सपीरियंस में भी छोटा हो सकता है, कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है आप ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, वो कम एक्सपीरियंस, उस सेंस में जब आप किसी की मदद करते हो उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं अंडर हिज विंग। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इडियम मेरे पास आई ट्राई टू वॉर्न ब्राइन दैट ही वॉज प्लेइंग विद फायर। भाई ही वॉज प्लेइंग विद फायर, इसका तो मीनिंग आपको पता ही है, हिंदी में भी इसका मीनिंग पता ही होता है। प्लेइंग विद फायर का मतलब ही होता है आग से खेलना,
टू डू समथिंग डेंजरस, इसमें तो कोई भी रट्टे वाली आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि हम सब इसका मीनिंग जानते थे। क्या था जी? टू डू समथिंग डेंजरस, किसी खतरनाक चीज़ को करना, उसी सेंस में होता है कि आग से खेल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट वर्ड में नेक्स्ट क्या है जी? कुछ एरर स्पॉटिंग आई। अब कुछ एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस भी कर लेते। देखो आज की शीट में थ्रू आउट दी लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, वोकैब भी हो गई, इडियम्स भी हो गई, एरर की पर भी बात कर लेते हैं। क्या कहता है? The first and only encounter this reporter had with Mohammad Asad Durrani, a former chief of Pakistan's Inter-Services Intelligence Directorate, currently facing the ire of his own army establishment, was at the sprawling residence of a Indian diplomat in Islamabad. भाई एरर ढूंढने के लिए ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता होता बच्चों तो भी आप एरर को स्पॉट कर सकते हो क्योंकि ग्रामर इतनी अथॉरिटी देती है आपको। ठीक है, एरर देखते ही मिल गया था इंडियन। इंडियन भाई, इंडियन बोलते टाइम कैसी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, वोवल साउंड। मुझे तो वोवल साउंड आई, और जब वोवल साउंड आई तो फिर एन लगाना था। सीखा था ना हमने क्लासेस में ए आ ई ऊ ए ओ। तो ई की साउंड आई इंडियन बोलते, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होना था। ठीक है, हाँ। कोई सीखने वाला वर्ड मिला क्या इस एरर के अंदर? कोई सीखने वाले वर्ड मिले क्या? मिला, सीखने वाला वर्ड मिला जी आयर, फेसिंग द आयर। भाई ये आयर नाउन की तरह भी काम कर जाता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और इससे वर्ब बनती है जी आयरेट। इसका मतलब होता है जी गुस्सा करना, एंगर, किसी का, व्यक्ति का एंगर, ये मीनिंग होता है। ठीक है, एक और वर्ड इसके अंदर मुझे सीखने वाला मिला, स्प्रॉलिंग। क्या वर्ड मिला जी? स्प्रॉलिंग। देखो स्प्रॉलिंग क्या होता है? स्प्रॉल बेसिकली एक वर्ब होती है। जो स्प्रॉल होती है जी, स्प्रॉल एक आपकी वर्ब होती है। मुझे कैसे पता लगा? मुझे पता लगा इसके पीछे आईएनजी था, यानी मैं यहाँ से सीख गया था कि स्प्रॉल तो एक वर्ब होती है। और इस वर्ब का क्या मीनिंग होता है बच्चों? इस वर्ब का मीनिंग होता है टू स्प्रेड, किसी चीज़ का फैलना, उसे क्या कहते हैं जी? स्प्रॉल कहते हैं, यानी कि टू स्प्रेड। ठीक है, ये था। आगे बढ़ते हैं जी। लेफ्टिनेंट जनरल दुर्रानी रिटायर्ड हु सर्व्ड एज द आईएसआई चीफ इन 1992 हैड रिटर्न फ्रॉम ए स्टिंट एज द कंट्री एम्बेसडर टू जर्मनी। भाई एक बात बताओ, आप खुद मुझे एक बात बता दो, कंट्री ही एम्बेसडर है क्या? है भाई, कंट्री ही एम्बेसडर है, या फिर इस एम्बेसडर के ऊपर पोजेशन है? इस कंट्री की पोजेशन है भाई। पाकिस्तान का राजदूत है वो, पाकिस्तान ही राजदूत थोड़ी। और जब इस तरह से पोजेशन दिखानी थी तो मुझे तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना था। मैं क्या लगा सकता था? मैं लगा सकता था बच्चों कंट्रीज एम्बेसडर। ठीक है, आगे बढ़े। स्टिंट, देखो स्टिंट क्या होता है? स्टिंट होता है जी काम करने का समय, या फिर आपकी एक अवधि, आपकी कोई ड्यूरेशन जिस पर आप काम करते हो, या आपकी कोई अवधि हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 2000 जनरल परवेज मुशर्रफ सेंट हिम एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, पॉसिबली वन ऑफ 4 की असाइनमेंट्स फॉर रावलपिंडी इस्लामाबाद। कोई एरर नहीं दिखा। सीखने वाली एक चीज़ ज़रूर मिल गई, सीखने वाली चीज़ मिल गई। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ ए डॉक्टर। कईयों में से एक छाटोगे बच्चों, या एक में से ही एक छाट दोगे? कईयों में से एक छाटोगे। तो 4 महत्वपूर्ण असाइनमेंट्स थे, जिनमें से एक ये वाला असाइनमेंट था कि इस दुर्रानी भाई साहब को सऊदी अरब में एम्बेसडर बना के भेजा था। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ अनाउंस्ड इट्स मिनिस्ट्री अप्रूवल ऑफ ए ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल्स ऑफ स्पेसिफाइड विंटेज एज ए मीन्स ऑफ डिसवेडिंग पीपल फ्रॉम यूजिंग ए पोल्यूटिंग व्हीकल। भाई 2 वर्ड होते हैं, पहले की डेली डोज में भी आपको सिखाए हैं, एक बारी फिर सिखा सकता हूँ। एक वर्ड होता है जी परस्यूएड, एक वर्ड होता है जी डिस्यूएड। परस्यूएड का मतलब होता है टू डू समथिंग। हम कहते हैं भी ग्रेजुएशन परस्यूइंग में, मतलब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। जब कोई बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे लिस्ट देता है कि ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने। तो जो काम करने हैं भाई वो परस्यूएड है, और जो काम नहीं करने वो क्या है बच्चों? वो डिस्यूएड है, कि ये चीज़ें नहीं करनी, इन चीज़ों से रोकना है। ठीक है, एरर की अगर बात आई, एरर की बात आई भाई, इट्स किसके लिए लगा? इट्स नितिन गडकरी के लिए लगा। नितिन गडकरी एक नाउन था, इट्स नितिन गडकरी के लिए लगा। नितिन गडकरी एक नाउन था, और जब एक नाउन था भाई, इसका तो इसके लिए तो कोई ना कोई प्रोनाउन भी था। इस नाउन के लिए प्रोनाउन था ही,
क्योंकि ये मेल था। और भाई जब ये एक प्रोनाउन है ही, तो इसका कोई ना कोई पोजेसिव केस भी लग सकता था, इसका कोई पोजेसिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव भी बनता। क्या इसका पोजेसिव एडजेक्टिव बनता बच्चों? हिज। हिज, यहाँ पर इट्स नहीं हिज आ जाता। इट्स तो तब आता भाई जब सब्जेक्ट ही डमी हो। मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है नितिन गडकरी एक नाउन है, और इस नाउन के लिए मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव का जो केस बनता है वो केस बनता है जी हिज। फिर मैं इट्स क्यों लगाऊंगा, बेटर चॉइस तो हिज हो गया, इसीलिए यहाँ पर हिज लगा के करेक्ट कर लेते। आगे बढ़ते हैं। इन इट्स 2019 रिपोर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्वायरी द ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन द कंट्रीज कॉम्पिटिशन रेगुलेटर notes that there was a fundamental imbalance in the power between news media and internet platform। बच्चों आप मुझे एक बात बता दो, 2019 चल रहा है या बीत गया? देखो कितना आसान एरर था, चल रहा है या बीत गया? बीत गया भाई, पास्ट का टाइम दे दिया तो वर्ब भी कैसी आ सकती थी, वर्ब भी पास्ट की ही आनी थी। जब टाइम ही पास्ट का दे रहा है तो नोट्स तो प्रेजेंट की फॉर्म थी, मैं क्या लगा देता, मैं लगा देता नोटेड। आगे बढ़े, देखो क्या कहता है। स्पेसिफिकली मेंशनिंग गूगल एंड फेसबुक द रिपोर्ट सेड दीज प्लेटफॉर्म हैड सब्सटेंशियल बार्गेनिंग पावर इन रिलेशन टू मैनी न्यूज़ मीडिया बिजनेसेस। भाई बार्गेन का क्या मतलब होता है? बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। बार्गेन का मतलब क्या होता है जी? मोल भाव करना किसी से, ठीक है। क्या कहता है, एरर की अगर बात आई, एरर सीधा सा दिखा, दीज प्लेटफॉर्म या दीज प्लेटफॉर्म्स, दीज बेंचेस या दीज बेंच, दीज बॉयज या दीज बॉयज, दीज बॉयज या दीज बॉय, यानी दीज के बाद बच्चों दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी थे और प्रोनाउन भी थे। और जब एडजेक्टिव था भाई तो दीज के बाद कैसा नाउन आना था? आप खुद बता दो मुझे। दीज के बाद कोई ना कोई प्लूरल नाउन आना था। इसीलिए बच्चों मैं प्लेटफॉर्म नहीं लगाता, मैं क्या लगाता? मैं लगाता प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आगे बढ़े, आगे वाले कुछ एरर सेम तरीके के थे। देखो कुछ ना वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं भाई, मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ी आसान चीज़ें भी करवा दूँ। अभी इन एरर्स में कोई लॉजिक नहीं लगता, ये तो याद रखने वाली चीज़ है जो अब बता रहा हूँ। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, सुपीरियर होता है, जूनियर होता है, प्रायर होता है बच्चों, प्रेफर होता है। इन सारे वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं? इन सारे वर्ड्स के साथ हम लगाते हैं जी टू। क्या लगाते हैं? रिपीट करो। इन सारे वर्ड्स के साथ हम लगाते हैं बच्चों टू। याद कैसे रखोगे? अब कोई लॉजिक नहीं है भाई, यूज़ होता है तो होता है, रूल है। क्या अब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करेंगे जी जूनियर। मैंने कैसे याद करा था कि भाई आप अपने जूनियर को, भले ही वो आपसे छोटा है, लेकिन टू कह के मत बुलाओ। तो मैंने तो ऐसे याद करा था, जूनियर टू, सुपीरियर टू, भाई टू। इस तरीके से मैंने लिंक किया था कि जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इन सब के साथ टू लगता है। प्रेफर के साथ कैसे याद किया था भाई? मैंने तो प्रेफर को एक सेंटेंस में फ्रेम किया था, मैंने ऐसे रट्टा लगाया था जब पढ़ता था मैं, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। भाई मेरे घर मेरा दोस्त आया, मैंने उससे कहा कि क्या लेगा, चाय लेगा या कॉफ़ी? तो मैंने उससे क्या पूछा, अपने दोस्त से मैंने पूछा भाई तू क्या लेगा, कॉफ़ी लेगा चाय, यानी प्रेफर टू, भाई तू बता तू क्या प्रेफर करेगा। इस तरीके से मैंने याद किया था। भाई याद रखना पड़ेगा, कोई रूल थोड़ी है इनके साथ में। तो भाई वही एरर आपको आगे दिख रहा है, आगे की शीट में आपको एरर वही मिलेंगे। माई बुक इज़ सुपीरियर देन योर्स ऑल्दो इट हैज़ कॉस्ट मी मच लेस। सुपीरियर के साथ देन नहीं, टू लगा देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। अगले में पढ़ो, आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग इन ए रिलैक्स्ड एटमोसफेयर देन वन फुल ऑफ टेंशन एंड एनग्जाइटी। फिर से वही बात, प्रेफर के साथ क्या आता था जी? टू आता था। प्रेफर के साथ बच्चों कौन सी प्रेपोजिशन? टू, तो यहाँ काट के टू लगा देता। आगे बढ़ो। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, दो ही इज़ गिवन द चार्ज ही मे नॉट लाइक टू कंटिन्यू एज ही इज़ जूनियर देन नहीं, सीनियर या जूनियर को तू करके नहीं बुलाएंगे। इस तरीके से याद करो, टू लगाते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को शायद कन्फ्यूज़न हो गई हो, मे नॉट लाइकली टू कंटिन्यू आता। कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि भाई ये तो 2+V1 थी और इस 2+V1 को तो कोई एडवर्ब क्वालिफाई करती, इसीलिए यहाँ पर लाइक नहीं लाइकली आना था। लेकिन मेरे भाई ये बिल्कुल ओके था, इसमें कोई गलती नहीं थी। क्यों गलती नहीं थी? क्योंकि मे एक मोडाल था और ये लाइक वर्ब थी, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये आपकी मेन वर्ब थी। यहाँ लाइक इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा था, बल्कि मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था।
आगे बढ़े। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। बताओ इसके अंदर एरर बताओ। बहुत अच्छी चीज़ है, एग्ज़ाम में मिलेगी, हम नोटिस नहीं कर पाते, अभी भी मुझसे भी नोटिस नहीं होती, मैं भी इसमें चूक कर जाता हूँ। क्या है, आप सारे बच्चे इतने समझदार हो, आपने सीखा है कि कोई इन्फिनेटिव नाम की चिड़िया होती है जो 4 वर्ब तो लेती ही लेती है, इसके अलावा और भी वर्ब्स लेती है, लेकिन ये 4 वर्ब तो वो लेती है। कौन सी? लेट, बिड, हेल्प, मेक। तो भाई यहाँ आपको लेट दिख रहा है क्या? मुझे तो यहाँ लेट दिख गया बच्चों, मुझे तो वुड नॉट हेल्प दिखा। वुड को मैं देख के समझ गया था हेल्पिंग वर्ब या फिर मोडाल है। नोट को मैं देख के समझ गया था कोई ना कोई एडवर्ब है। लेट को देख के मैं समझ गया था कोई ना कोई मेन वर्ब है। और भाई लेट बिड हेल्प मेड के बाद इन्फिनिटिव आता है तो वो बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो इस टू को हटा देते। बेयर इन्फिनिटिव आता था तो 2 + V1 ही खाली V1 आती, तो क्या करेक्शन होती बच्चों? 2 को काट देते, ये स्विम मेरी वर्ब बन जाती, सेंटेंस मेरा बिल्कुल ओके हो जाता। समझ गए मेरी बात को? समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। नो सूनर डिड वी फाइंड आउट ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप। भाई सीधी सी बात, नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब की तरह काम करता है, नेगेटिव एडवर्ब की तरह काम किया। इस तरह के सेंटेंस में जब नो सूनर से स्टार्टिंग होगी ना, तो आप देखोगे कि इन्वर्जन होता है। कैसे इन्वर्जन होता है बच्चों? इन्वर्जन होता है, देखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही उठ के आ गई, वी से पहले डिड आ गया, अरेंज से पहले हेड आ गया। ठीक है, एरर की बात आई तो भाई ये भी कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन पेयर होता है, तो ये वो वाली कंजंक्शन होती है जो पेयर में काम करती है। और भाई नो सूनर का पेयर व्हेन नहीं होता, मुझे मालूम है। नो सूनर का पेयर बच्चों व्हेन नहीं, नो सूनर का पेयर होता है देन। नो सूनर का पेयर होता है जी देन। तो 11th में भी यही एरर था और आपके 12th सेंटेंस में भी यही एरर था। अच्छा 12th सेंटेंस में तो कोई एरर था नहीं, 1 मिनट रुको। 12th सेंटेंस में नो सूनर का पेयर देन बिल्कुल फिट बिठाया था, लेकिन हेड देखा तो हेड के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म, हैज़, हैव, हेड के बाद हमने क्लासेस में बहुत बार सीखा है, सर ने हमें बहुत बार सिखाया कि इनके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। तो यहाँ स्टार्ट नहीं बच्चों, यहाँ आ जाता स्टार्टेड। क्या आ जाता? स्टार्टेड। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्या कहता है, रमेश हैज़ टेकन टू गैम्बलिंग दीज डेज। भाई आजकल तो जो ये हमारे रमेश भैया है, रमेश हैज़ टेकन टू गैम्बलिंग दीज, आजकल ये जुआ खेलने लग गए। गैम्बल का मतलब ही होता है जी जुआ खेलना, गैम्बलिंग होती है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे तो कोई भी एरर नहीं दिखा। कुछ बच्चों को शायद डाउट आ गया होगा कि 2 के बाद तो वर्ब की V1 फॉर्म थी, तो भाई याद रख लेना टेकन के साथ 2 फिक्स होता है। इसी तरह कुछ और वर्ड्स होते हैं, व्यू 2, इसके साथ भी 2 क्या होता है? फिक्स होता है। जब इनके साथ 2 फिक्स है भाई, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी ज़रूरी नहीं कि वो V1 फॉर्म में ही आए, वो ING फॉर्म में भी आ सकती है। इसीलिए ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ओके था, और इसीलिए जो 14 सेंटेंस था वो भी बिल्कुल ओके था। कोई बच्चा यहाँ पर एरर प्लीज़ मार्क मत करना, क्योंकि ओके था भाई। 2 इनके साथ फिक्स था। 2 + V1 जब होता है जब वो इन्फिनिटिव का काम कर रही हो, यहाँ तो 2 इस वाली वर्ब के साथ फिक्स था। आगे बढ़ो। द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर विद ए व्यू टू प्रोड्यूस मोर, नहीं विद ए व्यू इसके साथ तो 2 फिक्स था, तो प्रोड्यूस नहीं, V1 + ING यानी कि प्रोड्यूसिंग। क्या आ जाता बच्चों? क्या आ जाता? प्रोड्यूसिंग। तो ये थी आज की शीट। थ्रो आउट लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की, वोकैब भी सिखाई आपको। भाई पेपर में खाली ग्रामर से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार कहता हूँ, वोकैब करनी बहुत ज़रूरी है। जो कुलदीप सर आपको वोकैब बताते हैं वो वाली वोकैब करो जी। वो जो वीडियोज़ हैं हमारी देसी तड़का वाली, वो वीडियोज़ करो भाई, वो पेपर में बार बार पूछता है, रिपीट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सर ने खुद एक एक वर्ड को चूज़ करके बनाई है, और आप उसे नहीं कर रहे तो आप खुद सोचो आप अपने फ्यूचर के साथ कैसे खेल रहे हो। आप उस टाइम पे प्ले विद फायर ही कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही हम नहीं कर रहे तो ये पेपर में कैसे लेंगे। कोई ये ना सोचे कि पेपर में सिर्फ ग्रामर से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ग्रामर से काम, सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलेगा। क्लोज टेस्ट फिलर्स आएंगे तो वो कैब चाहिए। तो देसी तड़का वाली वीडियोज़ को भी देखो, डेली डोज को भी देखो, और इसे शेयर भी करो भाई, शेयर भी करो अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करो। यही थी आज की शीट। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में बता भी दो कि क्यों पसंद नहीं आ रही, क्या कमियां रह गई मुझसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।